So your parents are nothing but a good test of your determination, and look at it like this. Okay? तो मैं आपके साथ कुछ चित्र साझा करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम लद्दाख की बात करते हैं, ये लद्दाख पहाड़ों के उस पार है, हिमालय के उस पार है, और वहां की दुनिया बहुत अलग है। यकीन मानिए, जब मैं सुबह अपने घर के खिड़की खोल के बाहर देखता हूं तो पृथ्वी नजर नहीं आती है। पृथ्वी से ज्यादा चांद या मार्स को कहते हैं मंगल ग्रह ज्यादा लगता है। मेरा स्लाइड अगला बदलेंगे, स्लाइड चेंजर होगा? नहीं, वैसे चेंजर है इसके पास। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि मेरे खिड़की सुबह जब खोल के मैं देखता हूं तो ये मंगल ग्रह ज्यादा लगता है पृथ्वी से, मगर ये जो चित्र है ना, वो मंगल ग्रह का ही है। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ रहता हूँ। अभी नहीं, ये मंगल ग्रह का ही है। इसलिए मैं दिखाना चाहता था कि आप समझ सकें मैं कहाँ रहता हूँ, जो कि अगला तस्वीर है। चलिए नेक्स्ट। ये पृथ्वी है जहां मैं रहता हूं, लद्दाख में। आप देख सकते हैं कि थोड़े से मानवीय चिन्ह हैं, साइंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, वरना तो मंगल ही लग रहा है। आप कहते हैं ना जंगल में मंगल करते हैं, हम तो मंगल पे जंगल करते हैं। तो आप आगे देखेंगे कैसे। तो यहाँ हम रहते हैं, तो ये तो किसी और ग्रह से ज्यादा मिलता है पृथ्वी से, तो कैसे मैं आपको शब्दों में बोल सकता हूँ, इसलिए तस्वीरों से बताना चाहूंगा। और देखिए कैसे तापमान भी अंतरिक्ष की तरह है, कभी गर्मियों में +35 और कभी सर्दियों में -35। स्लाइड चेंजर, आप स्लाइड चेंजर मुझे दे पाए तो अच्छा होगा, क्योंकि आप बदलते जा रहे हैं। मुझे दे सकते हैं या मैं नेक्स्ट बोलूंगा? इससे सस्पेंस खत्म हो जाएगा। जादूगर का जादू सब वहां से चला रहा है कोई। जी, तो मैं कह रहा था ये है लद्दाख, बहुत ही अलग जहान है। ये हिमालय में नहीं, हिमालय पार है, इसे ट्रांस हिमालयस कहते हैं। जो हिमालय है वो तो बहुत ही हरा भरा है, कश्मीर हुआ, शिमला हुआ, ये तो उनसे पार है। और इसे आप अगर ज्योग्राफी थोड़ा रुचि रखते हो तो इसे रेन शैडो ऑफ द हिमालयस कहते हैं। रेन शैडो में जहां पर आपके मानसून के बादल भी नहीं पहुंचते, क्योंकि हिमालय उसे रोकता है, तो वहां बादल भी नहीं पहुंचते और वो रह गया है चांद की तरह। अगला। तो चांद का सा सतह है हमारे लद्दाख का, मगर जिस बात पे मुझे गर्व है अपने पूर्वजों पर, वो है वो छोटी हरियाली के जजीरे, छोटे छोटे द्वीप जो हरियाली के आप देख रहे हैं, वो हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित होता हूं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसे बंजर पहाड़ों में भी जिंदगी को शुरू किया। आज भी अगर कोई वैज्ञानिकों का दल यहाँ आता, देखता कि 10 सेंटीमीटर 4 इंच साल में बारिश होती है, पानी है नहीं, सारे मुसीबत यहाँ पर है। पानी तो छोड़िए, हवा भी नहीं है, बहुत कम है, इसीलिए ऑक्सीजन की कमी होती है जब लोग यहाँ जाते हैं। तो समस्याओं का एक क्या कहेंगे, कैपिटल है, राजधानी है दुनिया के सारे समस्याओं का। यहाँ पर अकाल होता है, तो कभी बाढ़ होती है, तो कभी भूचाल होती है, और फिर हर साल एक वो आपदाएं जो हर साल आती है, वो -35 की सर्दियां, जो कि अपने आप में आपदा है,
और दूसरा मैट्रिकुलेशन के रिजल्ट, जिसमें कि 95% बच्चे फेल होते हैं। तो ये कैलेमिटीज सारे लद्दाख में आते थे, और ये इसलिए चुनौतियों की राजधानी है। और चुनौतियां जहां है तो फिर मानवीय, क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी, ह्यूमन क्रिएटिविटी भी खुद ब खुद आ ही जाता है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ अगर कोई वैज्ञानिक दस्ता जाता है तो वो इसे घोषित करेंगे अमानवीय, रहने के लायक नहीं है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्वज ऐसे किसी वैज्ञानिक दस्ते से नहीं मिले, तो इसलिए वो यहीं बड़े रहे, अड़े रहे, और उन्होंने ये रचना की लद्दाख की। जब उन्होंने आकाश से पानी नहीं पाया तो वो खोजने लगे पानी को पहाड़ों में, जहां उन्हें, जिसे कहते हैं फॉसिलाइज्ड वाटर, सदियों पहले की या हजारों साल पहले का पानी, जिसे कि आज हम ग्लेशियर्स कहते हैं, उसको उन्होंने प्रभाव में खुद इसको कनाल्स बनाकर पहाड़ों को काट कर लाने लगे रेगिस्तान के रेतों पर, और फिर चमत्कार होने लगा। जो हरियाली आप देख, उसमें हर तरह के फसल उगता है, व्हीट, बार्ली, पीज, अल्पाइन फ्लैश, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होते हैं, एप्रिकॉट्स, एप्पल्स, प्लम्स, पीचेस, ग्रेप्स एंड सो ऑन। तो ये जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है हमारे पूर्वजों का, इसे मैं बहुत सराहता हूं। अब ये अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, अगला कर दीजिए। तो ये है लद्दाख की एक तस्वीर। यहां पर लोग सिर्फ, क्या कहते हैं, हम सरवाइव नहीं बल्कि एक रंग बिरंगा सभ्यता थ्राइव करने लगा। Didn't only survive but a colorful civilization with its own language, literature, music, dance, spirituality and a lifestyle in perfect harmony with nature. Thrive. तो ये है लद्दाख की, जिस पे मैं गर्व करता हूं। जहां लोग बच नहीं पाते वहां एक रंगीन सभ्यता विकसित होती है। अगला, वरना ऐसा है, सर्दियों का दशा, बर्फ है, -35 की ठंड है, सब कुछ अलग है। आप यहाँ समस्याओं की बात करते हैं, वहां तो नल से पानी निकालने के लिए भी ये जुगाड़ करने पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नल जम गया है और बर्फ के कारण कोई पानी निकल नहीं रहा है, आग लगाकर निकाला जा रहा है। तो ये है लद्दाख। ये पीछे नहीं जा रहा है, ओके, हाँ चलिए, ये जाता है तो बहुत चला जाता है। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता था कि ऐसे लद्दाख में, जिस जगह का मैंने वर्णन किया, जो कि ठंड के अलावा आधा साल कटा रहता है देश दुनिया से, आधा साल सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आप जरा सोच सकते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर का रास्ता अगर बंद हो जाए एक दिन के लिए तो आप परेशान हो जाएंगे। 2 दिन पे तो आप चिल्लाने लगेंगे, 3 दिन पे तो जुलूस होगी, सरकार बदल जाएगा, नहीं? और हम यहाँ 6 महीने कटे हुए रहते हैं लद्दाख में। तो इस कटे हुए लद्दाख में एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। मैं अपनी जिंदगी का सफर आपसे थोड़ा बांटूं तो ये गांव इतना छोटा था कि वहां स्कूल ही नहीं थे। 5 परिवार थे, 5।
मगर ये बहुत पहले की बात है, आज बहुत बदल गया है। 100% विकास हुआ है जनसंख्या का और ये गांव बन गया है 10 परिवारों का गांव। रायपुर से थोड़ा अभी छोटा है, मगर तो ऐसे छोटे गांव में विद्यालय नहीं होते। अब सोचते हैं लोग कि विद्यालय नहीं होते, ये तो कितना बदनसीब बच्चा है। मैं किसी विद्यालय में नहीं जा पाया क्योंकि इस छोटे से गांव में विद्यालय नहीं थे। 9 साल की उम्र तक मैं गांव में ही रहा, मगर बदनसीब नहीं था। बाद में जब विद्यालयों की हालत देखा तो मुझे लगा यही मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी थी कि कोई विद्यालय नहीं था इस गांव में। और विद्यालय नहीं था इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सीखा कुछ नहीं। असल में लोग विद्यालयों से नहीं सीखते हैं, किससे सीखते हैं मैं अभी आपको बताता हूं। विद्यालय बुरे हों तो विद्यालय का ना होना बेहतर है। अच्छे विद्यालय हैं तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ना होना ही बेहतर है। इसीलिए मार्क ट्वेन ने, आपने सुना होगा, कहा था, आई हैव नेवर अलाउड माई स्कूलिंग टू इंटरफियर विद माई एजुकेशन। मैंने अपनी स्कूलिंग को, अपने शिक्षा में बाधा नहीं बनने दिया। तो जब विद्यालय अच्छे नहीं होते हैं तो वो बाधक बन सकते हैं, और यही शायद होता मेरे साथ भी। तो 9 साल की उम्र तक मैं बिना विद्यालय के खेतों में घूमता रहा, पेड़ों पे चढ़ता रहा, सिंधु नदी में डुबकी लगाता रहा, किसान के पीछे तो कभी जानवरों के पीछे दौड़ता रहा। और अपनी माँ से सीखी मैंने मातृभाषा में जो सीखा, और उसका मुझे बहुत बहुत गर्व है कि मैंने अपने माँ से अपनी मातृभाषा में सीखा। और ये आजकल के लिए एक बड़ा ही दुर्लभ लग्जरी बन गया है, कि अपनी मातृभाषा में सीखने का अवसर विरले ही बच्चों को मिलता है। वरना बच्चे तो कहीं इस भाषा में, कहीं उस भाषा में मातृभाषा को छोड़ के फिर वो प्रकृति से वो संपर्क नहीं बना पाते हैं। मेरा ये मानना है, जैसे बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी है, वैसे ही मातृभाषा बहुत जरूरी है। अगर आपके मस्तिष्क का विकास होना हो, शरीर का विकास माँ के दूध से हो, तो मस्तिष्क का विकास मातृभाषा से होगी। और गर्व कीजिए अगर आप अपने मातृभाषा में बोलते हैं, सीखते हैं, अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम किसी अंग्रेजी में या किसी में सीखें। सबसे अच्छे उत्तीर्ण मस्तिष्क शुरू करते हैं अपनी मातृभाषा में। फिर जब अपनी मातृभाषा की नींव मजबूत हो तो भाषाएं यूं सीख सकते हैं आप बहुत जल्द, जब आपकी अपनी नींव मजबूत हो। तो 9 साल तक मैं कोई भाषा नहीं बोलता था, सिर्फ अपनी मातृभाषा लद्दाखी। मगर उसके बाद जब सीखने लगा आगे चलकर, तो कोई 9 भाषाएं बोलने लग गया। हर 6 महीने में एक नई भाषा मैं सीख पाता था, 6 महीने से 1 साल में। तो आप भी, अगर आप अपने मातृभाषा पे गर्व करते हैं, अपने आप में वो क्या कहते हैं, स्वाभिमान है अपनी भाषा पर, वो हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, और फिर उस कॉन्फिडेंस से दुनिया की तरफ बढ़ते हैं, तो भाषाएं सीखने में समय नहीं लगता। उन 9 भाषाओं में से आधे तो मैंने 40 की उम्र के बाद सीखे, और लोग कहते हैं हम बूढ़े हो गए, 30 से ज्यादा, अब कहाँ भाषा सीखेंगे। आजकल मैं चीनी भाषा सीख रहा हूँ, आज सुबह मैं क्लास कर रहा था चीनी भाषा का। तो सीखते रहने में और देर भी नहीं लगती अगर आप अपने नींव को मजबूत रख पाते हैं। तो इस गांव में मैं प्रकृति से सीखने लगा, किसानों से सीखने लगा, और उसके बाद जब मुझे ले जाया गया स्कूलों में, तो वो मेरा पहले 2-3 साल सबसे जीवन के मुश्किल साल थे, अंधकार के साल थे। मुझे कोई भाषा नहीं आती थी, तो मेरे शिक्षक सोचते थे ये तो मंद बुद्धि का है, शायद था भी मंद बुद्धि का है। और मुझे
रखते थे कक्षा में सबसे आखिरी बेंचेस पर जब मैं विद्यालय गया। तो आप समझ सकते हैं मैं कितना खुश नसीब था कि मेरे गांव में कोई विद्यालय नहीं था। और मैं हैरान होता रहता था, ये क्या लॉजिक है, ये क्या समझ है कि जो कमजोर है उसे आप पीछे रखो दूर शिक्षक से, तो क्या जादू है वो समझ जाएगा। और वो पीछे के बेंचों पे तब रखते थे जब मैं खुश नसीब था। ज्यादातर तो मैं बाहर के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, मगर आज मैं उसका भी खुशी मनाता हूं क्योंकि दैट वाज द ओनली वे ऑफ स्टैंडिंग स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग। खैर, जब मैं 9 साल के बाद स्कूलों में जाने लगा तो बहुत जल्द मैंने सफर पूरा किया, औरों के बराबर होने लगा क्योंकि नींव अच्छी थी। तो आगे चलते हैं। इस बच्चे को खेतों से सीखने के बाद जो मेरी शिक्षा थी वो कैसे हुई, क्लासरूम और स्कूल तो थे नहीं, तो क्या था मेरा शिक्षा, ये खुद ब खुद क्यों चला जाता है, कुछ ज्यादा ऑटोमेटिक है। आपके यहाँ का डिजिटल टेक्नोलॉजी वेरी एडवांस, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, आई एम स्लो, सो प्लीज लेट्स कीप पेस। तो क्या था मेरा स्कूलिंग, ये मैं बांटने आया। मैं युवक युवतियों से बांटना चाहता हूं कि अगर आपको जीवन में प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, प्रॉब्लम सॉल्वर, इंजीनियर तो ठीक है, डॉक्टर तो ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर, तो क्या जरूरत पड़ती है, वो मेरा विद्यालय था। ये मैं सोचा आपको याद दिला दूं कि व्हाट वाज माय स्कूल, मेरा अपना। तो माय स्कूल है 3 पिलर्स, 3 स्तंभ थे, वो तीनों मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप भी शायद उससे लाभान्वित हो। तो पहला पिलर था क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। आपको कक्षा और शिक्षक और बिल्डिंग्स नहीं, सबसे पहला पिलर जो है वो क्यूरियोसिटी चाहिए, जिज्ञासा। आप में जिज्ञासा हो तो बड़ा विद्यालय तो छोड़िए, विद्यालय हो ही नहीं तो भी आप सीखेंगे। और आप में जिज्ञासा नहीं हो, जिज्ञासा आपकी मर गई हो, तो दुनिया के सबसे विद्यालय बड़े हो या सबसे अच्छे प्रोफेसर हो, उनसे भी आप कुछ नहीं सीखेंगे। तो ये जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, वो सॉफ्टवेयर है, लर्निंग सॉफ्टवेयर, वर्ल्ड्स बेस्ट लर्निंग सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर पे प्री लोडेड आता है। हर बच्चा जो कि हार्डवेयर है उस पे ये सॉफ्टवेयर चढ़ा हुआ आता है जब वो दुनिया में आता है। और इसलिए मैं कहूंगा आप अपनी जिज्ञासा को बरकरार रखिए, कभी खोने नहीं दीजिए। बहुत होते हैं अभिभावक भी बहुत बार अपने बच्चों की जिज्ञासा तोड़ देते हैं, स्कूल तो जिज्ञासा टूट जाती है, तो इस जिज्ञासा को आप बनाए रखिए। दूसरा है एम्पैथी, सहानुभूति, हमदर्दी, और क्या कहते हैं, संवेदना, संवेदना, औरों के दुख दर्द को एहसास करना, ये बहुत बड़ा एक स्तंभ है। प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए आपको टेक्नोलॉजी और आपको जीनियस से ज्यादा आप में संवेदना होनी चाहिए औरों के दुखों के ऊपर। और ये सिर्फ अच्छे इंसान या कोई सामाजिक हस्ती बनने के लिए नहीं, आप अगर बिजनेस भी चलाना चाहें, व्यापार भी करना चाहें, तो बिना एम्पैथी के अच्छा व्यापार नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छे व्यापार दुनिया में वो रहते हैं जिनकी बुनियाद संवेदना पर होती है, सहानुभूति पर, कि लोगों की समस्या मैं कैसे हल करूं। उसका आप व्यापार करेंगे तो आपको कोई फिर प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होगी। तो ये एम्पैथी हमेशा बनाए रखिए। ये दूसरा मेरे विद्यालय का स्तंभ है। और तीसरा स्पिरिट ऑफ इनिशिएटिव, वो नीचे दब गया है। स्पिरिट ऑफ इनिशिएटिव, पहल करने की जो फितरत है कि मैं हाथ पे हाथ धरे, कोई कर लेगा, खुद को क्यों जरूरत है, कोई कर लेगा, वो कर लेगा, ये कर लेंगे, टीचर्स कर लेंगे, नहीं, मैं करूंगा तो मेरे साथ सब आएंगे। कोई आपके विद्यालय में यहाँ कुछ टूटा है, कुछ बिगड़ा है,
किसी का इंतजार नहीं करके खुद करने निकल जाए, उसमें स्पिरिट ऑफ इनिशिएटिव है। ये तीन अगर हो तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो ये थे मेरे स्कूल के तीन स्तंभ। क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इनिशिएटिव हो तो एक्शन लेते हैं आप, एक्शन लेते हैं तो आपको अनुभव होता है, एक्सपीरियंसेस, और एक्सपीरियंसेस हो तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है। और अगर आप में कॉन्फिडेंस हो एक्सपीरियंस का, एक्शन का, तो फिर सक्सेस एक बाय प्रोडक्ट है। आप चाहे ना चाहे सक्सेस खुद ब खुद आता जाएगा। और सक्सेस के लिए नहीं, आप इनिशिएटिव से आगे बढ़िए। सक्सेस इज अ बाय प्रोडक्ट, और फिर ये चक्र, ये सुचक्र चलता ही रहता है। आगे कुछ उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको। मैं कह रहा था कि जब मैं पढ़ाने लगा तो इतने सारे बच्चे फेल होते थे, 95%। तो मैं शिक्षा में बदलाव लाने के लिए लद्दाख वापस गया। ये नहीं चल रहा। ये मैंने आपको बताया कि ये प्रेरणा लेकर मैं अपनी शिक्षा के बाद फिर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए आगे बढ़ा। और वहां पर मेरे पास कुछ नहीं था लद्दाख में शिक्षा का सुधार करने के लिए। लोग पूछने लगे, आपके पास क्या डिग्री है, क्या आपने पीएचडी की है, या क्या आपके पास फंड है, साधन है कि आप एक्सपर्ट्स को, कंसल्टेंट्स को, पीएचडी को जुड़ पाए। मेरे पास कुछ नहीं था शिक्षा की प्रणाली को बदलने का। मगर मैंने देखा मेरे पास क्या है, क्या नहीं है उस पे रोने के बजाय क्या है उसे ढूंढना सीखिएगा। तो मेरे पास थे मायूस और लाचार बच्चे, जो कि चींटियों की तरह है, हेल्पलेस एंट्स। मगर जब वो सब मिल जाएं तो उनका एक एंट्स आर्मी बनाया जा सकता है, चींटियों का दस्ता, जो अकेले मजबूर हैं मगर मिल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि वो एक्सपर्ट्स, वो पीएचडीज भी नहीं कर पाते। अगला स्लाइड नहीं चल रहा है, प्लीज ये थोड़ा। तो ये जो लाचार मजबूर बच्चे थे जो फेल हो चुके थे, मैंने कहा ना आपको 95% फेल होते थे, वो सब मिलके वो कर पाते थे जो कभी पीएचडी न कर पाए। उन्होंने नाटक, संगीत के द्वारा लोगों में जाकर, गांव गांव में जाकर ऐसे अभियान छेड़े, अपने गीतों से, अपने भाषणों से, अपने नाटकों से। और फिर धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदलने लगी। जब लोग जो कि चावल और मिट्टी तेल और पैसा मांगते थे नेताओं से, वो अब शिक्षा मांगने लगे, सब शिक्षा मांगने लगे। और लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वैसा ही सरकार बन जाता है। लीडर्स लीड नहीं करते हैं, लोग लीड करते हैं, उनकी प्रायोरिटीज। तो लोगों की प्रायोरिटी बदल दी इन लाचार बच्चों ने अपने हुनर से, जिससे कि ये एक लोगों में अभियान बना कि अब शिक्षा चाहिए। कोई भी मंत्री आए वो कहते थे हमें ना राशन चाहिए, ना सब्सिडी चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। और देखते ही देखते लोकतंत्र काम करने लगा। और एक परियोजना शुरू हुई जिसे ऑपरेशन न्यू उम्मीद, न्यू होप, नई उम्मीद की अभियान। और फिर उससे क्या हुआ, ये नहीं चल रहा है आपका। अब सारे पुस्तकें बदल दिए गए पूरे पर्वतीय राज्य में। जहां पुस्तकें दिल्ली से आती हैं जो लद्दाख के बच्चों को समझ नहीं आती, तो वो सब बदल कर लद्दाख के संदर्भिक बनाया गया, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, बच्चे जा जाके दुनिया बदलने लगे। कैसे 10वीं के परीक्षा के नतीजे बदलने लगे। पहले 95% फेल होते, धीरे धीरे जाकर वो 75% पास होने लगा। तो सक्सेस इज ए बाय प्रोडक्ट। तो फिर हमने ये कहा कि फेल कोई नहीं होता है, हमें, मैं थोड़ा
तो जो 25% अब फेल हो रहे थे, हमने कहा कि हम उनके लिए करेंगे। 75 पास हो गए वो तो ठीक है, अब हम जो बच गए 25%, जो कि बहुत कम है, मगर उनमें भी कोई फेल नहीं है, तो उनके साथ काम करने लगे। एक नया स्कूल बनाकर, जिस स्कूल का बहुत ही अलग सा सोच है। यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया आपके मार्क्स नहीं है, यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया इज दैट यू हैव फेल्ड इन द सिस्टम। तो आपको एडमिशन आसानी से मिलेगा। बहुत डिस्टिंक्शन ले लिया है तो आप वेटिंग लिस्ट में हो सकते हैं, ठीक है, वरना एडमिशन फेलियर्स को मिलता है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेके जल्दी ले जाना चाहूंगा, मगर ये चल नहीं रहा है। यहाँ पर एक्सपीरियंशियली, अनुभव से सीखने की कोशिश करते हैं। जो स्थानीय शासन है, सिविक्स है, मैनेजमेंट है, वो बच्चे इस स्कूल को कंट्री की तरह, एक देश की तरह चलाते हैं, जिसमें एक संसद है, चुनाव होते हैं, सरकार बनती है। वो बच्चे पूरे स्कूल को चलाते हैं, सच में चलाते हैं, बड़े पीछे रहते हैं। और वो सरकार कैसे बनता है, मैनेजमेंट, प्रबंधन, सब जीवन की जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, वो सब करते करते सीख जाते हैं। जैसे यहाँ पर गाय हैं तो उनका पूरा रख रखाव वो बच्चे करेंगे। जो लेंसेज मिरर्स की बात की थी ना, वो स्कूल में बहुत प्रयोग होता है। खाना बनाया जाता है सूरज की ऊर्जा से, लेंसेज और मिरर्स से। वैसे ही बच्चे बगीचे उगाते हैं, पावर प्लांट चलाते हैं, ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाते हैं। तो यहाँ के सरकार उन सब का ध्यान रखती है। और यहाँ पर सूर्य ऊर्जा से हर चीज चलता है, जैसे कुकिंग हुआ मिनरल्स के साथ, ग्रीन हाउसेस, नेचुरल लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, पंपिंग ऑफ वाटर, यहाँ तक कि गाय भी सोलर हीटेड गौशालाओं में रहते हैं। ये 90 के दशक से चल रहा है, जबकि सोलर एनर्जी बहुत कम लोग जानते थे। तो आगे चलते हैं हम। इस विद्यालय में बच्चे करते करते जो सीखते हैं वही उनका जीवन यापन का तरीका बन जाता है। जैसे जो एप्रिकॉट्स के साथ सीख रहे थे, वो एप्रिकॉट एंटरप्रेन्योर्स बन गए। जो विस्पस पे दिखाने एंटरप्रेन्योर्स बन गए। और मैं को एक आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। मैं कुछ लद्दाख के जो यूथ आइकन्स हैं उनकी तस्वीरें बताऊंगा और एक सवाल पूछूंगा। यूथ आइकन्स में से एक है रिगजिन, जो कि लद्दाख के एजुकेशन मिनिस्टर बने 27 साल में। तो ये रिगजिन है। और ये है स्टैंजिन। ये हर कॉन्टिनेंट में फिल्म मेकर की तरह पुरस्कार जीत चुके हैं, चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो, एशिया में हो। उसी तरह ये थिनलेस हैं, इन्होंने राष्ट्रपति जी से नारी शक्ति सम्मान पाया। और एंटरप्रेन्योर है ट्रेवल में। अब लोग पूछते हैं इनमें क्या समानता हो सकती है, क्या ये बड़े बड़े विद्यालयों से आए या बड़े परिवारों से आए। तो समानता इनमें है ये सब बार बार 10वीं में फेल हुए, बार बार। वो जो रिगजिन जी हैं तो 5 बार 10वीं में फेल होके आए थे स्कूल में। और फिर चमत्कार होने लगा जब उनकी सोच और उनका जो हौसला है वो बदलने लगा, तो सब कुछ बदलने लगा। और ये 4 बार फेल हुए थे, ये 3 बार फेल हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपका हौसला बुलंद हो, आप जो कर रहे हैं उससे खुश हो, चाहे आप जो चाहते थे वो पाया है या जो पाया है उसको चाहना शुरू किया, तो आप जो 5 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, वो भी सितारे बन जाते हैं। तो अगर ये सितारे बन जाते हैं जिनके पीछे सारी युवा पीढ़ी चलता है, तो आपके पीछे तो कितने लोग होंगे। तो मैं ज्यादा ना कहकर आप सबको अपना एक स्टार जर्नी, आप अपने सितारे हैं, अपना सफर शुरू कीजिए। जो आप करने जा रहे हैं उसे पसंद कीजिए, उसे चाहिए और दिल जान से आगे बढ़िएगा। दुनिया आपकी है। धन्यवाद। धन्यवाद।